अरमानों का करपट छोड़कर, पीछे को पीछे छोड़कर, अब ढूंढने को रत्ना कर, आकर रुके जहां है आकर। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक शब्द की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं जल तथा स्थल संबंधी एक शब्द के संबंध में। जो भी महत्वपूर्ण शब्द जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या तो पूछे जा सकते हैं, उन महत्वपूर्ण शब्दों पर, लेकिन जल और स्थल से संबंधित होंगे ऐसे शब्दों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं, वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला शब्द है जल से, या तो जल में जन्मा या जल से संबद्ध। तो हम लोग जानते हैं जल में जन्मा या तो जल से जन्मा या जल से संबद्ध रखना कहता है जलज। क्या शब्द कहलाता है? जलज। आप जानते हैं जलज जो शब्द होता है वो कमल का पर्यायवाची भी होता है और जलज का अर्थ होता है जल प्लस जा, यानी जल से जन्मा। अब देख रहे हैं आप, यहाँ से भी लिखा है और में भी लिखा है, तो आपको शब्द बता दें। जैसे शब्द लिखा है सरोज, शब्द क्या लिखा है? सरोज। दूसरा एक शब्द होता है सरसिज। दोनों का ही अर्थ क्या होता है? जल से जन्मा, लेकिन सरोज का अर्थ होता है जल से जन्मा, जल से जन्मा, जबकि सरसिज का अर्थ होता है जल में जन्मा, जल में जन्मा। ये ऐसा क्यों होता है? तो दोनों में ही प्रत्यय रूप में शब्द आया है आपका जा, और इससे पहले ये शब्द होता है सरह। शब्द क्या होता है? सरह। और इसमें ये शब्द होता है आपका सरस। शब्द क्या होता है? सरस। बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता आपको है नहीं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि हिंदी में जो हम लोग संस्कृत के या संस्कृत में जो हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं, उन शब्दों में चूंकि यह शब्द आता है सरह, और सरह आपको पता है कि से, और से कारक चिन्ह कहाँ आता है? अपादान कारक। और अपादान किस क्रम में आता है? तो वो आता है आपका षष्ठी। तो षष्ठी में जल के साथ या जो भी शब्द होगा उसके साथ षष्ठी का कारक चिन्ह से स्वतः ही उसके साथ जुड़ जाता है, तो शब्द आता है आपका सरह। और सर का अर्थ होता है तालाब या जल, तो सरह का अर्थ हो जाएगा जल से, और जा का अर्थ क्या हो जाएगा? जन्मा। जबकि जो सरस शब्द होता है ये विभक्ति या कारक चिन्ह में सप्तमी पर आता है, क्योंकि आपको पता है में, पर, ऊपर, ये किस कारक चिन्ह में आते हैं? सप्तमी। तो इसलिए ये जो सरस शब्द रूप है ये सप्तमी विभक्ति में आएगा, इसलिए इस सरस का अर्थ क्या हो जाएगा? जल में। तो सरोज का अर्थ है जल से जन्मा और सरसिज का अर्थ है जल में जन्मा। ये आप जब कारक चिन्ह पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि जल से संबद्ध रखने वाला या जल से जन्मा के लिए शब्द क्या होता है? जलज। अगला है शब्द आपका, वाक्य है स्थल या पृथ्वी से संबद्ध। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो शरीर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर। तो शब्द चूंकि प्रयोग में तो है, लेकिन हम लोग अर्थ सामान्यता नहीं जानते हैं। तो जो पृथ्वी या स्थल से संबद्ध होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द कौन सा है? पार्थिव। पार्थिव का अर्थ क्या है? स्थल या पृथ्वी से संबद्ध, यानी संबंध रखने वाला। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पार्थिव। अगला वाक्य देखिए। अब देखिए जल स्थल, और आगे भी जल और स्थल का ही संबंध में एक शब्द रहेंगे। दोनों ओर जल से घिरा स्थल खंड। जो स्थल खंड दोनों तरफ जल से घिरा हो उसके लिए एक शब्द आता है, और वो शब्द कहलाता है आपका दो आब। दो आब। दो आब में कर वृद्धि जीएस में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो भी अभी जानेंगे। आब का अर्थ होता है जल। आब का अर्थ क्या होता है? जल या नदी। जैसे याद रखिए कि एक राज्य है आपका पंजाब, पंच प्लस आब। आब का अर्थ क्या है? नदियाँ या जल, और पंच का अर्थ क्या है? पाँच। जो भी आपकी रावी
और जो भी आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, झेलम, ये सब पांचों नदियां बहती हैं कहाँ? पंजाब में। इसीलिए उसका नाम क्या है? पंच प्लस आब, यानी 5 नदियां प्रवाहित होती हैं जहाँ, ऐसा स्थल वो क्या कहलाएगा? पंजाब। वैसे ही दोनों ओर जल से घिरा स्थलखंड क्या कहलाएगा? दो आब। आब का अर्थ समझ गए? पानी या तो नदी। अब देखिए यहाँ था दोनों ओर जल से घिरा, अब क्या है? तीनों ओर जल से घिरा स्थल खंड। यहाँ था 2 ओर से घिरा, यहाँ क्या है? तीनों ओर से जल से घिरा स्थल खंड। और ये जो होता है ये कहलाता है आपका प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। आपको पता है भारत का दक्षिणी भाग जो भी है, उधर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक, और इधर आपका जो भी महाराष्ट्र या गुजरात से प्रारंभ होता है, ये सब नीचे का जितना भी क्षेत्र होता है ये पूरा क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। तो तीनों ओर जल से घिरा स्थलखंड क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। अगला शब्द देखिए, चारों ओर जल से घिरा छोटा स्थलखंड। स्थलखंड चारों ओर जल से घिरा होगा, लेकिन वो होगा कैसा? छोटा। उसको कहते हैं हम लोग द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप। आपको पता है कि जो भारत के केंद्र शासित 2 प्रदेश हैं, एक तो आपका इधर जो अंडमान निकोबार है वो भी क्या है? छोटे छोटे द्वीप हैं, और उधर जो आपका दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है दूसरी तरफ, वो भी क्या है? छोटे छोटे द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप। तो उसका नाम ही क्या है? लक्षद्वीप। तो चारों ओर जल से घिरा हो, लेकिन वो स्थलखंड हो कैसा? छोटा। उसको क्या कहते हैं? द्वीप। जबकि अगला वाक्य है, चारों ओर जल से घिरा बड़ा स्थलखंड। यहाँ था छोटा स्थलखंड, तब क्या था? द्वीप। अब क्या हो गया? बड़ा स्थलखंड। तो बड़ा का अर्थ क्या होता है? महान। महान का अर्थ क्या है? बड़ा। तो इसी द्वीप में शब्द जुड़ जाएगा महा, और शब्द बन जाएगा महाद्वीप। यानी जो स्थलखंड बड़ा होगा और चारों तरफ जल से घिरा होगा वो क्या कहलाएगा? महाद्वीप। तो चारों ओर से घिरा छोटा स्थलखंड द्वीप, लेकिन अगर बड़ा स्थलखंड है तो वो क्या कहलाएगा? महाद्वीप। अगला वाक्य देखिए, द्वीप पर जन्म लेने वाला या रहने वाला। जो आपका द्वीप होगा वो चाहे द्वीप हो चाहे महाद्वीप हो, लेकिन यहाँ बात किसकी की जा रही है? द्वीप की। तो द्वीप पर जन्म लेने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो होता है द्वैपायन। शब्द क्या होता है? द्वैपायन। हम लोग एक ऋषि का नाम भी जानते हैं, महर्षि द्वैपायन। द्वैपायन का अर्थ वास्तव में क्या होता है? शब्द होता है द्वीप प्लस अयन। शब्द क्या होता है? द्वीप प्लस अयन। अब यदि अयन प्रत्यय जुड़ता है तो इधर अगर ई या बड़ी ई है तो वो ए या अय में परिवर्तित हो जाती है, तो ये शब्द बन जाता है आपका द्वे। और चूंकि यहाँ स्वर निकलता है छोटा आ और यहाँ भी स्वर होता है छोटा आ, तो इन दोनों में संधि हो जाती है और ये बड़ा आ में परिवर्तित होकर के ये शब्द बन जाता है आपका कौन सा? द्वैपायन। और अयन का अर्थ जानते हैं क्या होता है? रहने का स्थान या घर, और वो घर होगा कहाँ? द्वीप पर। तो ऐसा स्थान या जिसके रहने का स्थान द्वीप पर हो वो शब्द क्या कहलाएगा? द्वैपायन। तो द्वीप पर जन्म लेने वाला या द्वीप पर रहने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? द्वैपायन। अगला शब्द देखिए, मृत उद्देश्य से चढ़ाया गया जल। मृत उद्देश्य क्या है? आप जानते हैं कि जब अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो उसको लिटा करके अंतिम जो पार्थिव शरीर होता है उसको सैया पर लिटा करके फिर मटका लेकर के जो चारों तरफ घूमा जाता है वही क्रिया है, और फिर बाद में मटके को छोड़ दिया जाता है और उसके अंदर क्या होता है? जल। ये वही क्रिया है कि मृत उद्देश्य से, यानी उद्देश्य क्या है कि जो शरीर है वो मृत है, से चढ़ाया गया जल। वो जो जल मटका छोड़ करके चढ़ाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जलांजलि। क्या कहते हैं? जलांजलि। यानी जल की अंजलि यदि त्याग। लेकिन कैसा? ये जलांजलि तब कहलाएगी जब शरीर जो होगा उसका उद्देश्य क्या होगा कि वो शरीर कैसा है? मृत शरीर।
तो मृत उद्देश्य से चढ़ाया गया जल, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, जलांजलि। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण शब्द है। अगला वाक्य देखिए, मृत शरीर जो जल प्राप्त कर चुका हो। अब तक क्या था, ये क्रिया चल रही थी, चारों तरफ घूमे, उसके बाद मटका तोड़ दिया गया। जब वो पानी उस मृत शरीर को प्राप्त हुआ, ये तब की क्रिया है। मृत शरीर जो जल प्राप्त कर चुका है, तो अब वही मृत शरीर कहलाएगा प्राप्तोदक। क्या कहलाएगा, प्राप्तोदक। ये एक शब्द एक बार नहीं, कई कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं शब्दों को एक पास संयोजित करके हमने आपको बताया है। तो मृत शरीर जो जल प्राप्त कर चुका हो वो क्या कहलाएगा, प्राप्तोदक। जबकि इस जल देने की क्रिया को क्या कहेंगे, जलांजलि। अगला वाक्य देखिए, चूंकि स्थल और जल की बात हुई है, तो अब देखिए जो आपका जल होगा, और जल यानी कि समुद्र, इसमें जो लगने वाली आग होती है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, बड़वा नल। बड़वा नल। और ये बड़वा नल दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है बड़वा और दूसरा शब्द होता है अनल। अनल जानते हैं आग का पर्यायवाची होता है, और बड़वा पर्यायवाची किसका होता है, समुद्र का। तो समुद्र में लगी अनल यानी आग, वही क्या कहलाती है, बड़वा अनल। तो ये आपके वो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो जल या स्थल से संबंधित हैं। अब चूंकि जानते हैं कि हम लोग इन्हीं हिंदी के शब्दों के साथ में जीएस को रिलेट करके पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। आपको पता है ये जो दो आब शब्द है, तो जीएस में हम लोग पढ़ते हैं कि दो आब में कर वृद्धि। तो दो आब में कर वृद्धि किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बिन तुगलक ने। तुगलक ने कहा जाता है कि तुगलक वंश में सबसे सुचारू व्यक्ति था, लेकिन इसकी जो भी नीतियां हुई, चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दुआब में कर वृद्धि हो, चाहे अन्य भी क्रियाएं जो इसके द्वारा की गई, उनका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ, नकारात्मक। तो याद रखना है, दुआब में कर वृद्धि किसने करवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर बात करें द्वीप की, तो द्वीप के संबंध में आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ा द्वीप होगा, देखिए इधर वाले शब्द हटाते हैं हम, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। द्वीप के संबंध में अगर हम बात करें, तो जो आपका सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, तो याद रखना है आपको, जो सबसे बड़ा द्वीप है, लिख देते हैं सबसे बड़ा। तो जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका कौन सा है, तो आपको पता है कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके साइड में अगर आप देखेंगे तो एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड ना, क्या नाम है, ग्रीनलैंड। तो ये वास्तव में क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये क्षेत्र आता तो है भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, लेकिन राजनीतिक जो इस पर अधिकार है वो किसका है, डेनमार्क का। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, अगर द्वीप की ही बात करें, और द्वीप भी कैसा हो, सबसे बड़ा, लेकिन ये सबसे बड़ा कहाँ था, जितने भी आपके महाद्वीप हैं सब में, लेकिन ये जो सबसे बड़ा होगा ये हिंद महासागर में। ये वो प्रश्न हैं जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम हिंदी के साथ रिलेट करके आपको बता रहे हैं। हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, तो वो द्वीप है मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर। ये भी आपको याद रखना है कि हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, मेडागास्कर। जबकि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। इस पर भौगोलिक अधिकार किसका है, उत्तरी अमेरिका, लेकिन राजनीतिक अधिकार किसका है, डेनमार्क का। ये तो बात हो गई किसकी, द्वीप की। अब बात करते हैं हम लोग महाद्वीप की। किसकी बात करेंगे, महाद्वीप की। तो महाद्वीप आपको पता है कि महाद्वीप टोटल हैं कितने, 7। क्रम क्या है, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। ये किस क्रम में है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो एशिया सबसे बड़ा है। फिर एशिया के बाद में फिर क्या आएगा आपका, तो दूसरे स्थान पर जो क्षेत्रफल में आता है वो आता है आपका
और क्षेत्रफल के हिसाब से जो दूसरा महाद्वीप होगा वो कौन सा है? अफ्रीका। तो एशिया, एशिया के बाद फिर उससे छोटा क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद उससे छोटा क्या है? तो उससे छोटा है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। चूँकि अभी हाल ही में कुछ लगभग 5-6 महीने पहले ये जानकारी आई थी कि 8वां जो आपका महाद्वीप है वो भी खोजा गया है और उसका नाम दिया गया था जीलैंडिया। लेकिन अब तक जो आपकी किताबों में दिया हुआ है वो केवल 7 ही महाद्वीप देने हैं, तो हमको केवल 7 ही याद रखने हैं। लेकिन अपने दिमाग में रखना है कि हाँ 8वां महाद्वीप खोजा गया है और जिसका नाम क्या दिया गया था? जीलैंडिया। तो वो भी आपको याद रखना है। एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में फिर अगला आपका महाद्वीप आएगा, उसका नाम क्या रहेगा? दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका, उसके बाद क्या रहेगा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद में फिर क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और अब अंटार्कटिका के बाद में क्या आ जाएगा आपका? यूरोप। अंटार्कटिका के बाद में क्या आ जाएगा? यूरोप। और फिर इस यूरोप के बाद में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपके 7 महाद्वीप हैं वो इसी क्रम में रहेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या रहेगा? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। और दूसरे स्थान पर कौन सा रहेगा? अफ्रीका। तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका। चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका। 5वें स्थान पर अंटार्कटिका। 6ठे स्थान पर यूरोप और 7वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। ये क्या हैं आपके? ये हैं पूरे ही भौगोलिक रूप से जो आपके महाद्वीप हैं वो कितने हैं? 7। अब महाद्वीपों के अध्ययन जो आपको विस्तार रूप में करना है तो आप स्वतः पढ़ लेंगे। मैंने आप केवल क्या किया है? हिंदी को उसी जीएस के साथ रिलेट करके आपको रिवाइज करवाने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये नवाचार आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।